हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्येंद्र। देखिएगा, बिहार एपीओ मेंस से आप लोगों की एग्जाम डेट आ चुकी है और यूपी एपीओ के एग्जाम की डेट अभी नहीं आई है, लेकिन बहुत जल्दी उसकी भी आ जाएगी। इस वीडियो में मैं आप लोगों को और हमारे रेस्पेक्टिव सर मम्मी जैन सर इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से आप लोग जुडिशियल एग्जाम में, खासकर जो आने वाले एग्जाम है आप लोगों के बिहार एपीओ और यूपी एपीओ में मेंस एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस को फ्रेम करेंगे। और मेंस एग्जाम में यदि आप लोग एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो आप लोगों को बिल्कुल याद होनी ही चाहिए, जिनसे आप एक एक क्वेश्चन पर अगर एक एक दो दो नंबर भी एक्स्ट्रा लाएंगे तो ओवरऑल पूरे पेपर में 10 नंबर एक्स्ट्रा एडवांटेज के रूप में। और यदि आप लोगों के 5-6 पेपर हो रहे हैं और 10-10 नंबर के आप लीड दे रहे हैं तो टोटल पूरी मेरिट में आप लोग 60 से 70 नंबर की लीड दे सकते हैं अपने दूसरे कंपटीटर को। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। यदि आप लोग हमारे बिहार एपीओ और यूपी एपीओ या फिर अदर मेंस एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज और कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी जानकारी है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अभी एपीओ आप लोगों का लगा है और मैं अनुरोध करूंगा कि मम्मी सर से वो भी आए प्लीज और कुछ बिंदुवार चीजें मम्मी सर बताएं। मम्मी सर का स्वागत है यहाँ पर टारगेट फॉर आईक्यू में। आप लोगों को पहले से जानते हैं, हमारे यहाँ पर लॉ की फैकल्टी में है और यहाँ पर बहुत अच्छे से बैच रन कर रहे हैं यूपी जुडिशियल सर्विस के। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो देखिएगा, आज कुछ मम्मी सर के परामर्श के द्वारा, मुझे लॉ तो इतना आता नहीं है, आप लोगों को पता है मैं तो जीएससी पढ़ाता हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए और बहुत सारे बच्चों के मैसेज भी आए थे तो कुछ मम्मी सर ने ये कुछ महत्वपूर्ण बातें आप लोगों को लिखी हैं जो 1 बाय 1 करके हम दोनों लोग आप लोगों को डिस्कस करके बताएंगे कि ऐसी क्या क्या चीजें हैं प्रैक्टिकली जिन्हें आप इजीली याद रख सकते हैं। और ये बहुत बहुत छोटी छोटी बेसिक बातें होती हैं जिन्हें एग्जाम में भूल जाते हैं। बिल्कुल। तो सर आप बताइए कि इसमें क्या क्या बातें हैं, बच्चों को समझाइएगा। पहली लाइन लिखी है सर ने कि क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि सर का एक्सपीरियंस है वो सर बताइए। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि आप देखिए अभी बिहार और यूपी एपीओ प्रीलिम्स एग्जाम बहुत स्टूडेंट्स ने दिए हैं और उनकी लगातार हमारे पास क्वेरी आ रही है कि हमें मेंस की तैयारी करनी है और मेंस में हम कैसे लिखें, क्योंकि यहाँ पर इस समय राइटिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी को लेके मैंने और सत्येंद्र सर ने चर्चा की है, थोड़ा सा हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हमने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं तो हम उन्हीं की बात करेंगे। देखिए पहले आपको ये जानना होगा कि चूंकि ये एपीओ का एग्जाम है और इसमें लिमिटेड सब्जेक्ट है, यानी कि जनरली जो सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस एक्ट और जो पुलिस रेगुलेशन एक्ट है उस पर आपको फोकस करना है। साथ ही में इसमें जनरल हिंदी का और जो जनरल नॉलेज का है वो भी सब्जेक्ट आते हैं। लेकिन देखिए लिमिटेड सब्जेक्ट है तो यहाँ पर जनरली कंपटीशन ज्यादा बन जाता है, तो तैयारी सबके पास होगी जो प्री क्वालिफाई करके मेंस दे रहे हैं, क्योंकि लिमिटेड सब्जेक्ट है, तैयारी सबके पास बहुत अच्छी होगी। लेकिन आपको ये देखना होगा कि राइटिंग स्किल जिसका अच्छा होगा वही दूसरे को बीट करेगा। तो उसके लिए हम देखेंगे कि क्या क्या जो प्रॉब्लम्स बच्चों ने या स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं, हम उसी के लिए आपके सामने आए हैं। तो चलिए उसमें हम डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर बात की है कि क्वेश्चन पेपर आपको ध्यान से पढ़ना है। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में, क्योंकि एक टाइम लिमिट तो रहता ही है, तो हम क्या होता है कि क्वेश्चंस अच्छे से नहीं पढ़ते हैं और हम बिना सोचे समझे से, यानी कि हमने सिर्फ वो टॉपिक देखा कि वो टॉपिक किस पे चर्चा कर रहा है और हम जो स्टूडेंट्स होते हैं वो तुरंत भागना शुरू कर देते हैं। कभी कभी ये होता है सर जी कि पूछा तो है डिफाइन करें जी और लिख दिया उसका ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल बिल्कुल। और पूछा है कि अंतर क्या है। मतलब बिल्कुल। कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि आप लोगों से क्वेश्चन आ जाएगा कि नीति आयोग से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय नीति कमीशन, और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने क्या करा कि ऑब्जेक्टिव ना बता के पूरा उसे एक्सप्लेन कर दिया, जितना पूछा उसके वर्किंग लिख दिया, उसकी क्वालिफिकेशन लिख दी, क्या क्या उसमें फीचर्स हैं वो नहीं लिखना जितना हमसे पूछा गया। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बात मैं कहूंगा कि जैसे हमारे मैंने कुछ एग्जांपल्स देखे हैं, जैसे हम सीआरपीसी का मैं एग्जांपल लूं और उसमें एक सेक्शन 41 जनरली एपीओ में आते ही आता है, व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। तो उसमें हम पूछते हैं कि एक पुलिस वारंट के बिना कब अरेस्ट कर सकता है, तो आपको सिर्फ 41 पूछा है, आप सेक्शन 41 लिखिए। आप 42, 43, 44 आप पूरा ज्ञान दे रहे हैं तो उसका फायदा नहीं है। जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है आप वही दीजिए। बिल्कुल। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप फ्रैक्शन कर लीजिएगा, पेंसिल लेके जाइए और उसे अंडरलाइन कर लीजिएगा और क्वेश्चन को पार्ट में आप लोग डिवाइड करें। सेकंड है शब्द सीमा जरूर फॉलो करें। ये अमूमन बहुत गलती होती है, हमसे भी हुई है। और इसमें क्या होता है कि
पेपर कभी कभी क्या होता है, जनरली हम लोग प्रिपरेशन करके जाते हैं, प्री निकाल के जाए तो सर ऑब्वियसली ज्ञान होगा, बिल्कुल। तो ओवर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है और क्वेश्चन यदि पूछने 50 शब्दों में पूछा है बिल्कुल, तो ध्यान नहीं देते और उसे 100 शब्दों में लिख लिख देते दे। हैं। और यहाँ पर दो बड़े नुकसान होंगे आप लोगों के। नंबर एक तो आपका टाइम खराब हो जाएगा सर, बिल्कुल, और दूसरा आपका पेनल्टी पड़ने की चांसेस आप लोगों बिल्कुल, पे कभी कभी नेगेटिव भी आ जाता है, Negative यानी भी कि आता है। जितनी लिमिटेशन पूछी है हाँ। आप उससे 10 वर्ड्स ऊपर या 10 वर्ड नीचे तो निकल सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा गैप हो गया तो ये नेगेटिव मार्किंग होना हालांकि शुरू इस हो बार जाएगी। कमीशन ने काफी उत्तराखंड, बिहार और यूपी में ये चल रहा हो गया है कि जी। स्पेसिफिक को स्पेस दे देते हैं। हाँ, दे देते लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो कर्सिंग राइटिंग होती है जी। उसके अकॉर्डिंग भी हम वो, क्योंकि वो तो एक्स्ट्रा स्पेस देते हैं बिल्कुल, सर, बिल्कुल। तो उसके हिसाब से आप लोगों को कंपेयर कर लेने कि भैया एक पेपर में आप लोग 4A पेपर घर पे लिखते हैं तो कितने क्वेश्चन लाइन आप लोग उसमें लिख देते हैं। मान लीजिए एक लाइन आप लोगों ने लिखी तो इन्हें आप लोग टोटल काउंट करके इनकी अगर आप डिवाइड कर लेंगे तो आपके वर्ड आ जाएंगे कि एवरेज 10 लाइनों में हमारे इतने शब्द आ रहे हैं। बिल्कुल। 50 शब्दों में, अभी सर एक सेकंड, जैसे 50 शब्दों में आप लोगों को लिखने के लिए आया या 100 शब्दों में आया, तो ये क्वेश्चन सर जनरली बच्चों को रहेगा कि यार क्या उन्हें काउंट करेंगे? काउंट इसका मतलब ये नहीं होता, इसका मतलब ये है कि 50 है तो 40 60 चल जाएगा, 100 है तो 90 और 110 चल जाएगा। थोड़ा मम्मी सर इस पे लेकिन बताएगा। हाँ बिल्कुल, इससे ज्यादा गैप जो आप बता रहे हैं सचिन सर बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, इससे ज्यादा में नेगेटिव तो होंगे ही। हाँ। और देखिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं शब्द सीमा जरूर देखें, तो कभी कभी क्या होता है कि हम मेन टॉपिक पे आने को होते हैं लेकिन तब तक जो वर्ड लिमिट्स है वो कंप्लीट हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो आपको ये भी देखना है कि आप जो शब्द हैं कहाँ पर कितने इंपॉर्टेंट जो मेन टॉपिक है उसके लिए मैक्सिमम वर्ड्स छोड़े आप। कहीं ऐसा कि इंट्रोडक्शन में आपने सारे शब्द ले गए तो मेन टॉपिक जो आप बताने वाले थे वो तो खत्म हो चुके हैं, तो वो ध्यान रखेंगे आप जी। उसके लिए आपको बार बार पॉइंट नंबर 1 फॉलो करना है, यानी क्वेश्चन पेपर क्वेश्चंस का आंसर लिखते समय आप बार बार क्वेश्चन को जरूर रीड करते रहें कि ऐसी कोई बात जो हमसे छूट तो न रही है और कभी हम लोग अभी उसी में उलझे। बिल्कुल बिल्कुल। आगे है पॉइंट नंबर 3 पर कि एक उचित आप लोगों को ढंग से फॉर्मेट आप लोगों का होना चाहिए। यदि मैं आम बोलचाल की भाषा में कहूँ कि मान लीजिएगा आप किसी पार्टी में जा रहे हैं और पार्टी में आप लोग कपड़े ड्रेस पहन के जा रहे हैं वो कैजुअली जो घर पे आप लोग पहनते हैं तो आपको वहाँ कोई नोटिस नहीं करेगा। लेकिन यदि आप लोग पार्टी में जा रहे हैं, कपड़े आपके बाकायदा प्रेस हो रखा है, क्रीज बन रही है पैंट पर, या फिर आपने बहुत अच्छी ब्यूटीफुल ड्रेस पहन के गए तो सब लोग नोटिस करेंगे। यही काम है आपकी मेंस की कॉपी में। क्यों सर? बिल्कुल सर, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैंने बताया कि सभी इस समय प्री क्वालिफाई करके बैठे हैं, तो जितना प्रेजेंटेशन आपका इंपॉर्टेंट है, यानी कि प्रेजेंटेशन पे आपको विशेष ध्यान देना है और प्रेजेंटेशन से ही आपको मार्किंग अच्छी होने वाली है। तो फॉर्मेट आपको देखना पड़ेगा कि फॉर्मेट कैसे किया जाए, इंट्रोडक्शन है क्या, उसमें कंक्लूजन है क्या, आपने की पॉइंट्स बनाए हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर लेके चलूंगा जो हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं, लैंग्वेज। यानी कि यदि आप BERT की लैंग्वेज पे फोकस कर रहे हैं, यदि आप CRPC IPC से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपसे डेफिनेशन पूछी जा रही है, तो BERT की लैंग्वेज आपके पास याद होनी ही चाहिए, क्योंकि आपका कंपैरिजन दूसरे कॉम्पिटिटर से है। वो यदि BERT की लैंग्वेज आपके के बैठा है और आप अपनी लेमन लैंग्वेज में लिख रहे हैं तो मार्क्स आपके कम आने वाले हैं, तो BERT वाले के ज्यादा मार्क्स आएंगे। तो सर आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिएगा, बिल्कुल सर ने बिल्कुल सही बात बताई है, क्योंकि एक्चुअल में हम लोग अपने हॉस्टल या फ्रेंड सर्किल में रहते हैं तो भाषा लिखते समय एग्जाम में क्योंकि दिमाग अच्छो का फ्यूज हो जाता है तो जनरली हम जो है कॉमन लैंग्वेज पे आ जाते हैं, जबकि एग्जामिनर को जो लैंग्वेज चाहिए होती है, जो टर्म्स चाहिए होती है, जिन्हें हम शब्दावलियां बोल सकते हैं, वो एज इट इज बुक्स वाली चाहिए होती है। बिल्कुल, वो जरूर। उसके लिए आप लोगों को बार बार रिवीजन और प्रैक्टिस से वो आप लोगों की आएंगी। और उचित फॉर्मेट का मतलब ये है, उचित लैंग्वेज का, कि उचित फॉर्मेट के अंतर्गत बहुत सारी बातें आती हैं जो एक एक पॉइंट हमारा एक एक चीज से जुड़ा हुआ है। फॉर्मेट का मतलब है कि मान लीजिएगा प्लेन पेपर है तो आप लोग लाइनें जो है इक्वल रखिए। अब देखिए, मान लीजिएगा ये पेपर है तो कोई बच्चा इस लाइन को यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, कोई यहाँ से इसको और राइटिंग कर दिया, किसी ने यहाँ से कर दिया, तो देखिएगा ये एक ऑर्डर में नहीं है, डिसिप्लिन ऑर्डर में नहीं है। आपने कंटेंट क्या लिखा अभी उसकी बात नहीं हो रही, आप दिख कैसे रहे हैं, आपकी कॉपी दिख कैसे रही है, एग्जामिनर को आपकी कॉपी देखते समय फर्स्ट इंप्रेशन कैसा हुआ, ये भी बहुत बड़ा वो करता है। और आपका राइटिंग अच्छा और फॉर्मेट आपके अच्छे हैं तो कंटेंट कॉपी चेक करने वाले जो एग्जामिनर होते हैं वो ज्यादा डीप में फिर आपके पैरा भी रीड नहीं करेंगे बल्कि आपको फुल मार्क्स देंगे। तो आपको ये वाला फॉर्मेट तो फॉलो नहीं करना है, बल्कि क्या करना है कि छोटे छोटे, देखो पॉइंट नंबर 4 में भी लिखा पैरा में छोटे छोटे पैरा बनाए और ये लाइनें यहाँ पर दोनों साइड में इक्वल रखने की कोशिश करें, क्योंकि आजकल जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है तो हमारी लिखने की आदत कम होती जा रही है। और यदि लिखने की आदत कम होने का पीछे का कारण यही है कि मोबाइल का यूज कर रहे हैं। और मेंस हमेशा सर
मेरे अनुभव में तो यही आया कि उन्हीं लोगों का निकलता है जिनकी राइटिंग प्रैक्टिस बिल्कुल ज्यादा। बिल्कुल। जितनी आप मैक्सिमम लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, आपको याद है लेकिन आप लिख के देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, क्योंकि टाइम लिमिट भी होता है। आपको याद तो है लेकिन आप लिख नहीं पाए विद इन टाइम, तो फिर प्रॉब्लम है। तो ये प्रैक्टिस कैसा है कि बार बार लिखने से आएगी, तो आप लिखते रहिए। देखिए, मैं आप लोगों को कई बार बैचेस में भी बता चुका हूँ और इस बारे में कई बार बता, प्रीलिम्स में हमेशा काम करता है फैक्चुअल नॉलेज, बार बार रीडिंग और रिवीजन। मेंस में काम करता है बार बार राइटिंग प्रैक्टिस और रिवीजन। ये मूल मंत्र बना लीजिएगा आप लोग। फॉर्मेट में मैंने आप लोगों को बताया था, लाइनें इक्वल रखें। देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जैसे ये दो लाइनें हैं, मान लीजिएगा एक लाइन ये है ए, एक लाइन बी है, तो इन दोनों के स्पेस को भी आप लोग इक्वल रखें। लेकिन जब आप लोग पैराग्राफ चेंज करें तो पैराग्राफ चेंज करते समय आपको इन दोनों लाइन के दुगने में फर्क होना चाहिए। जैसे ये पैराग्राफ चेंज हुआ है आपका, जैसे ये पैराग्राफ चेंज हुआ है, तो पैराग्राफ चेंज करते समय थोड़ा सा गैप आप लोगों को दिख जाना चाहिए ताकि एग्जामिनर को इजी पड़े, सहूलत हो। देखिए एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं, 1 मिनट के लिए आप खुद एग्जामिनर बनिए, और एग्जामिनर अगर खुद बन रहे हैं अपनी कॉपी के, तो आप यही तो चाहेंगे कि कितनी कंफर्टली हम आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव मेंस लिखते समय ये भी होना चाहिए कि एग्जामिनर हमारी कॉपी से कंफर्ट है या नहीं है, क्लैरिटी दिख रही है नहीं दिख रही, ये एग्जैक्टली। दूसरा, क्योंकि आप लोग ऐसे तो है नहीं कि छोटे बच्चे हैं, बताना पड़ेगा, तो क्वेश्चन नंबर भी उचित फ्रेम में कि भैया क्वेश्चन नंबर 1 का बी आंसर है या सी का आंसर है, तो ये भी बहुत गड़बड़ हो जाती है बच्चों से। तो प्लीज इनका भी आप ये बात मैं सत्येंद्र सर की यहीं पर उनके बस यही कहना चाहूंगा, कभी कभी हम क्वेश्चन नंबर डालने में गलती कर जाते हैं। आपने सारी चीजें सही लिखी है लेकिन एग्जामिनर को पता ही नहीं कि वो आंसर किस क्वेश्चन का लिखा है आपने, तो ये भी विशेष ध्यान दीजिएगा आप इस बात को। ये आप लोगों को वीडियो यूट्यूब पर जुडिशियल के लिए शायद ही कोई मिले, शायद ही कोई। ये टारगेट फॉर IQ पे मुमकिन है आप लोगों को, और ये मम्मी सर के सौजन्य से आप लोगों को प्राप्त हो रही है। दूसरा, अगर हम बात करें, देखिए लाइनें बराबर रखें, ये चीजें पैराग्राफ से इक्वल है। मैंने देखो यहाँ पर कहा कि लाइनें क्या है, वो इक्वल होनी चाहिए। अगर लाइन इक्वल नहीं होगी, मान लीजिएगा आपने टी शर्ट पहन रखी है, शर्ट पहन रखी है, प्रेस में नहीं है, वो वेल मैनर्ड भी नहीं है, तो आप लोगों को क्या है कि फिर आप लोग समझते हैं उससे इम्पैक्ट अच्छा नहीं पड़ेगा। दूसरा हमने बताया था बुक्स टर्म्स ही आप लोग लिखें। मेंस एग्जाम में यदि ऐसी शब्दावलियां, ऐसी टर्म्स आपकी आ रही हैं जो बेरेक्ट से हैं, जो विधिक हैं, लीगल शब्द हैं, तो भाई देखो आप लोगों को वो तो नहीं, ये बात तो सत्येंद्र सर मैं हमेशा कहूंगा अपने स्टूडेंट्स को, मैं हमेशा कहता हूँ आप सबको मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जो बीएड की लैंग्वेज है, जो स्पेसिफिक वर्ड है, कभी कभी होता है कि हम हर बीएड याद नहीं कर सकते, लेकिन इसमें जो लीगल वर्ड्स हैं जो आप बात करना चाह रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक टर्म्स होती हैं, और चूंकि आप सब जानते हैं जो लीगल मैगजीम्स होती हैं वो आपको एज इट इज फॉलो करना चाहिए, इससे इम्पैक्ट बहुत अच्छा आने वाला है। दूसरा ये है कि हम लोगों के अंदर क्या होता है, हपड़ धपड़ में बहुत सारी गलतियां हो जाती है। ओवर कॉन्फिडेंस में लिखना कुछ और चाह रहे थे, वोबल्स या फिर अल्फाबेट की वजह से या मात्राओं की वजह से लिखा कुरोज गया, और उसका परिणाम क्या निकलता है, वो पॉइंट नंबर 7 निकलता है कि हमें कटिंग करनी पड़ती है। और ऐसा आप लोगों को भी प्रैक्टिकली, चाहे आप लोग घर पे कर सकते हैं, ऐसा आप लोगों के तभी साथ होगा जब आप लोगों ने घर पर प्रैक्टिस ना करी हो। यानी कटिंग, बार बार आपसे कटिंग हो रही है, स्पेलिंग्स गलत हो रही है, कटिंग हो रही है सेंटेंस मेकिंग में आप लोगों ने, तो आप लोग कटिंग से बिल्कुल अवॉइड रहें, क्योंकि आपके कपड़े पर यदि कोई धब्बा लगेगा तो अगर कोई बी पर्सन आपको देखेगा तो सबसे पहले आपके ड्रेस पर उसी चीज को वो नोटिस करें। मेन बात ये कि यदि बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्टूडेंट्स लिख लिख के प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम से खत्म हो सकता है। हाँ, बिल्कुल, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना। तीसरा आप देखिए पॉइंट नंबर 8 है सर, ये केस लॉ के बारे में बहुत बच्चे पूछते हैं, ये मम्मी सर बताएंगे कि केस लॉ को कैसे लिखेंगे और किस तरह से उसका हेड लिखते हैं, कितने क्वेश्चन नंबर में है, कितने नंबर का क्वेश्चन है, कितने केस लॉ लिखने चाहिए, इसके बारे में सर कुछ चर्चा करें। देखिए मैं केस लॉ की बात करूंगा क्योंकि लॉ स्टूडेंट्स के लिए केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके वैल्यूएशन पे बहुत मायने रखेगा। तो देखिए इस बात को समझिएगा, पहले तो आप यही देख लीजिएगा कि क्वेश्चन का कितने मार्क्स का है। कोई क्वेश्चन 20 मार्क्स का आ सकता है, कोई 10 मार्क्स का आ सकता है, यानी ये चीज भी आपको काउंट करनी है। उसके अकॉर्डिंग आपको ये देखना होगा कि हो सकता है ये वो 5 नंबर में ही क्वेश्चन पूछा गया, इसका आंसर आपको 5 नंबर में देना है, और आप उसमें 10 केस लॉ लिखा है, तो उसकी कोई रेलेवेंसी बनती नहीं है, और आपके पास टाइम भी इतना नहीं होगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो कितने मार्क्स का है, और उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि उसमें आपको कितने केस लॉ देने हैं। कभी कभी कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं कि जिसमें आपको केस लॉ ज्यादा देने पड़ जाते हैं। यदि हमारे पास केसेस ज्यादा देने हैं, टाइम कम है, तो आप उनका सिर्फ जजमेंट हाइड कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी टॉपिक में सिर्फ एक केस ही इंपॉर्टेंट होता है और वो चाहता है एग्जामिनर कि उसके फैक्ट्स भी आप दें, तो ये बात आपको
ध्यान देनी पड़ेगी। जैसे भी मैं कॉन्ट्रैक्ट का एक एग्जांपल दूं, मोरा बीवी वर्सेस धनुराज घोष का, तो वो चाह क्या रहे हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ माइनस कॉन्ट्रैक्ट, वो चाह रहे हैं मोरा बीवी के फैक्ट्स आप दें, तो आपको यहाँ पर फैक्ट्स देने पड़ेंगे। कहीं कहीं आप सिर्फ हेड या डिसीजन जो है वो देके आप आगे बढ़ सकते हैं। कितने देने, कम ज्यादा, तो वो मार्क्स के ऊपर है, वो आप ध्यान रखेंगे। ये तो कैसा देखिएगा बताएंगे जी, देखिएगा ये मैंने मार्क्स लिखा, मान लिया 20 नंबर का है। अब 20 नंबर का मान लिया आप कोई केस लो नहीं लिखते, तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन पे बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। बिल्कुल। और 5 नंबर का क्वेश्चन आया और आपने 10 केस लो लिख दिए तो भी आप बेवकूफी कर बिल्कुल जी। यानी ये चीजें आपको अपने आईक्यू लेवल से रीजनिंग लगानी पड़ेगी कि कितने मार्क्स का है और कितना। अच्छा, केस लो लिखते समय जो अपना अनुभव है वो ये कहता है कि आपको कुछ 2 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक, आप लेटेस्ट केस की कोशिश करिए, बिल्कुल, या फिर लेटेस्ट के साथ एक लेटेस्ट भी होता है, एक दूसरा होता है कि एक होता है फेमस केस, यानी आप वो ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, लीडिंग केस होते हैं लीडिंग केस। उसमें, बिल्कुल। तो ये लीडिंग केस और लेटेस्ट केस आप प्लीज देख लीजिएगा, उन पे ज्यादा लिखिएगा और कोशिश करें जो भी मान लीजिएगा केस लो आप लोगों ने लिखा, जैसे मोतीलाल वर्सेस मध्य प्रदेश हाईकोर्ट या एमपी, तो आप लोग उसका जो भी केस का नाम है उसे आप लोग एक बॉक्स में बंद करें, जरूरी, ठीक है। अगर साइटेशन याद है तो वेल एंड गुड है, नहीं याद है तो आप उसे इसकी नहीं। ये बात जो सर आप कह रहे हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है। कभी कभी क्या होता है, हम कंटेंट लिखते चले जाते हैं, उसमें हमने केस भी दिए होते हैं, लेकिन वो इतना मिक्स हो जाता है, मिक्सचर कर लेते हैं कि पता नहीं चलता कि आपने कोई केस दिया है। तो केस को आपको शो कराना है एग्जामिनर को कि आपने कोई केस दिया भी है। जैसे आप लोगों को क्या होगा कि क्वेश्चन आएगा मान लीजिएगा 20 नंबर में, लेकिन उस 20 नंबर के क्वेश्चन में भी 3 पार्ट होंगे ए बी सी। बिल्कुल। तो अभी 3 पार्ट का मतलब है कि 5-5, 6-6 नंबर के क्वेश्चन हो गए। अब इसमें केस लो आप लोगों को लिखने हैं, तो आप क्या करेंगे, केस लो आप लोग भरपूर लिखिएगा, लेकिन इसके आप कहानी जो है वो कंसाइज कर दें, या डायरेक्ट फिर इसमें क्या करना है आप लोगों को, सीधा इसमें क्या बात हुई थी, यानी इसका हेल्ड क्या है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जहां ऐसा क्वेश्चन की ज्यादा केस लो आप लोगों को याद आ रहे हैं, तो आप जल्दी जल्दी केस लो लिखिए और उसका सीधा हेड लिखिए कंक्लूजन के रूप। और यदि कोई इलस्ट्रेशन पे कोई प्रॉब्लम बना के आपको दिया गया है क्वेश्चन, जैसे आईपीसी में एविडेंस एक्ट में कोई प्रॉब्लम बना के दे दिया है, इलस्ट्रेशन दे दिया आपको, और उस इलस्ट्रेशन से रिलेटेड यदि कोई केस लॉ है तो उसे जरूर उसका रेफरेंस जरूर दीजिएगा, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ये तो आपके मार्क्स आए जी। पॉइंट नंबर 9 है कि रिलेटिंग विद करंट अफेयर, और नंबर 10 है कि डायग्राम या फ्लो चार्ट आप लोग जरूर बताएं। इस पे मैं कुछ आप लोगों से कहना चाहूंगा, क्योंकि अगर आज से 5 साल पहले या फिर उससे पहले की बात करें तो कंपटीशन इतना नहीं था, यानी बेरोजगारी अल्टीमेटली इतनी नहीं थी जितना अब है। अब लाखों विद्यार्थी हर साल पास आउट होते हैं, वैकेंसी 10 की 10 है, बल्कि कम ही आ रही है वैकेंसी, आप लोगों को पता है। कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, पढ़ने के तौर तरीके से बदल चुके हैं। तो क्या है कि डिजिटलाइजेशन हो चुका है और हर चीज लोग अवेयर हैं, जागरूक हैं, और लोग अवेयर जागरूक हैं, तो यही चीज कॉमन सेंस की तरह एग्जामिनर भी आपसे चाहता है। यानी आप लोगों को कोशिश ये करनी है, ये स्टैटिक चैप्टर को छोड़कर, स्टैटिक चीजों को छोड़कर, यदि कोई ऐसा सब्जेक्ट या ऐसा टॉपिक, जैसे मान लीजिएगा राजद्रोह आप लोगों ने सेडिशन का देखा है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर रखा है, या फिर ऐसी चीजें जैसे 2015 में वो एडल्ट्री वाले जो केसेस आए थे, तो आप लोग क्या है कि कोशिश करें कि उनसे रिलेटेड कोई लीडिंग बात, कोई करंट अफेयर की बात नोट डाल के जरूर मेंशन करें। तो उससे क्या आप लोग एक्स्ट्रा एडवांटेज आप लोगों का हो जाएगा, बहुत बड़ा फायदा आप लोगों को मिलेगा। और पॉइंट नंबर 10 ये कहता है कि आप लोग चाहें जो बड़े लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, बड़े या फिर छोटे, मान लीजिएगा नीति आयोग पे शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आए, तो आपने कहानी तो लिख दी, लेकिन मेरा ये मानना है कि कहानी के साथ आप 1 मिनट में एक स्ट्रक्चर बनाइए। ये अध्यक्ष हो गया, ये इसके मेंबर हो गए, ये सीईओ हो गया, ये वाइस प्रेसिडेंट हो गया। तो इस तरीके से एक फ्लो चार्ट भी इसकी बगल में आप लोग बना दें, डायग्राम बना। ये बात तो मैं भी कहूंगा कि देखिए बहुत से स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं लॉ में क्या ये डायग्राम या फ्लो चार्ट बनाने चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कुछ स्टूडेंट्स ने कॉपी चेक करवाई है अपनी जुडिशरी के एग्जाम में या एपीओ के, तो उन्होंने अपनी मार्किंग में देखा कि जिन्होंने डायग्राम या फ्लो चार्ट बनाए हैं उन्हें एडिशनल मार्किंग दी गई है। तो इसलिए आप ध्यान दें, जहां ऐसा ना हो कि वो जानबूझ के लगे कि आपने एडिशनल भर दिए, लेकिन जहां रेलेवेंट है मैं आपको डायग्राम या चार्ट जरूर बनाना चाहिए। जहां मैं इसका प्रैक्टिकली आपको वो बता देता हूं कि जैसे एक प्रैक्टिकल आप लोग समझ जाएंगे। मान लीजिएगा आप लोगों को जैसे इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन पे आप लोगों को लिखने के लिए आ गया, और आ गया इलेक्शन कमीशन पे बहुत सारे शब्दों में, मान लीजिएगा 200 शब्दों में या 150 शब्दों में आप लोगों को लिखने के लिए आ गया। तो फिर ऐसी कंडीशन में आप लोगों को क्या है कि पहले तो आप लोग लिखेंगे भैया कि इसके प्रावधान, प्रोविजन क्या है। पहली हेडिंग तो आप लोग यही लिखेंगे ना कि प्रावधान क्या है। दूसरा इसकी हेडिंग ले लेंगे कि इसकी
स्ट्रक्चर क्या है, यानी संरचना। बिल्कुल। तो आप लोगों को अब रीजनिंग क्या लगानी है, जहां स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में क्या है, क्योंकि स्ट्रक्चर, अब आपके पास दो रास्ते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है या फिर शॉर्ट क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर में पहले ही लगते हाथ आप लोगों को तुरंत के तुरंत इसकी क्या है, एक स्ट्रक्चर खड़ी कर देनी है। यानी एक इसका कमिश्नर होता है जिसे हम लोग आयुक्त बोलते हैं, ठीक है, एक आयुक्त होंगे और साथ में आप लोग इसके जो है सदस्य आप लोग लिख सकते हैं कि ये 3 होंगे। और यहाँ पे भी नीचे लिख सकते हैं आप लोग, जैसे मान लीजिएगा 1 मेंबर ये, 2 मेंबर ये, 3 ये, तो आप लोग लिख सकते हैं ये कि अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट, ठीक है ना। तो ये वो समझ जाएगा, कॉपी चेक करने वाला समझ, फिर अपनी बात, यही बात टाइम है तो थ्योरेटिकल करके आप लोग लिख सकते हैं। तो ओवरऑल ये मेंस के लिए हमारी बातें थी, आप लोगों को पॉइंट के पॉइंट 10 नंबर, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। यदि मेंस के लिए आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, और मनीष सर का नया बैच स्टार्ट हो रहा है लोकल एक्ट के लिए यूपी जुडिशरी का, जो हम लोग ज्वाइन स्टार्ट कर रहे हैं 24 सितंबर से, तो आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें लाइव क्लासेस, नोट्स, कंटेंट, टेस्ट सीरीज और सर आपकी कॉपी भी चेक करेंगे मेंस के बैच में, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और यूपी और बिहार एपीओ के लिए हमारे बैच ऑनगोइंग है, और किसी भी जुडिशियल एग्जाम के लिए यदि आप मेंस या इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए चाहते हैं मम्मी सर के गाइडेंस में लॉ सब्जेक्ट के लिए, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके क्वेरी ले सकते हैं। और जीएस पेपर के लिए तो आप लोग मुझे जानते ही होंगे, टारगेट फॉर आईक्यू पर, तो जीएस पेपर में यदि किसी साथी को जुडिशियल एकेडमी जुडिशियल प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है तो बेहिचक हमसे संपर्क करिएगा, पूरी मदद आप लोगों की करेंगे, ठीक है। तो मनीष सर कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में बच्चों से? सर बस थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया, आपने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे आपने लाए हैं आप मुझे, तो थैंक यू सो मच। और यदि कोई भी क्वेरी आपको बनती है लॉ के रिगार्डिंग, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप सत्येंद्र सर के माध्यम से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सत्येंद्र सर। बाकी सारी डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।